ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मंगलवार का दिन सियासी गहमागहमी से भरपूर रहा। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक दिल्ली से रायपुर पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती रही। आखिर क्या हुआ 3 घंटे की इस बैठक में और क्या है इसके मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में मंगलवार की सुबह सियासी हलचल के साथ शुरू हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक बगैर किसी सूचना के रायपुर पहुंच गईं। उनके रायपुर पहुंचने की सूचना पीसीसी के आला नेताओं को भी नहीं थी। एयरपोर्ट से निकलकर होटल पहुंचने के बाद मंत्री शिव डहरिया के साथ प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुई। इस दौरान उनके साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव और संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास में पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत भी पहुंच चुके थे। ऐसे में माना गया कि इस बैठक में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाने से भी बैठक को जोड़कर देखा गया। लगभग 3 घंटे बाद बैठक खत्म हुई तो मंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मीडिया के सामने आए, जबकि कुमारी शैलजा लगातार मीडिया के सामने कुछ कहने से बचती रहीं। वहीं भाजपा ने भी इस बैठक को लेकर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी किसी वजह से ही आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे राजनीतिक हालात बने हुए हैं कि मीटिंग हो रही है। स्वाभाविक है कि वो गोपनीय होगी ही और आगे भी ये बैठकें होंगी। इनका सिलसिला आगे भी चलेगा और वो पूरी तरह से गोपनीय होंगी। ये बैठकें अब चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेके हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको सार्वजनिक तनिक भी मैं बताऊं, और मैं गलत नहीं बोलता। अगर ऐसी बात होती तो क्या है, हो सकता है वगैरह, मैं कुछ इस तरह से बोल देता। इसमें एक अक्षर भी इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं। आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियों और रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के एरिया में भरोसे का सम्मेलन, सरकारी सम्मेलन होगा, जिसमें जितने भी राजीव गांधी जो देने हैं, किसानों को देना है, उसके बारे में। और 26 तारीख से संभागीय सम्मेलन बस्तर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले 2023 के लिए संगठन स्तर पर उसके लिए हलचल मची हुई है। क्या होता है क्या नहीं होता है इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, मगर हलचल मची हुई है। और निश्चित रूप से ये जो अभी शराब माफिया और शराब के जो सिंडिकेट हैं और चावल माफिया और चावल के जो सिंडिकेट हैं, उनके और खुलासे होने। कांग्रेस की इस हाई लेवल मीटिंग में मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर पीसीसी चीफ के चेहरे में बदलाव तक तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस बैठक के क्या मायने हैं, यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अचानक हुई इस बैठक ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मंगलवार का दिन सियासी हलचल से भरा रहा। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार सुबह अचानक रायपुर पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में एक हाई लेवल मीटिंग भी की, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। वहीं शाम को शैलजा दिल्ली रवाना हो गई। बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और मंत्रियों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या रहा आज की बैठकों में? देखिए, संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग विस्तार से चर्चाएं की है और आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है, उसी के विस्तार से बैठकें आप लोग करते हैं। इसको गोपनीय रखने की आवश्यकता क्या थी? नहीं, देखिए, बहुत सी बातें गोपनीय भी होती है। गोपनीय बातों हर रणनीति को बताया नहीं जाता। रणनीति आगे हमको क्या करना है, उसमें हम लोग तो ये देखा जा सकता है। हमारे साथ राजस्व मंत्री जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, क्या रहा बैठक? नहीं, मैं बैठक में गई नहीं था, तो मैं क्या नहीं मुलाकात हुई। हम तो अब आए थे रायपुर, इसलिए मुलाकात हुई है। बैठक का हमको जानकारी नहीं कुछ। बैठक के संबंध में जानकारी नहीं, ये कह रहे हैं। एक और मंत्री शिव डहरिया जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश जरूर करेंगे। मंत्री जी, बैठक में आप भी शामिल थे, आप सुबह से लेकर शाम तक शैलजा जी के साथ थे। क्या रहा और गोपनीय रखने जैसी बात क्यों रही? कोई गोपनीय बात नहीं है, संगठन के संबंध में चर्चाएं हुई है
और आने वाले समय में हाँ वो हमारे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। तो 2 कार्यक्रम भी तय किए गए कुल मिलाकर, और ये जरूर कहा जा रहा है कि चुनावी जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा की गई, लेकिन अभी भी कोई कुछ कहने की स्थिति नहीं। विजय जांगिड़ जी भी है। जांगिड़ जी, क्या रहा है? सब कुछ अच्छा। क्या क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला? कोई निर्णय की बात ही नहीं थी, सब संगठन की बातें थी, अच्छा ही हुआ। तो ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कांग्रेस के जो नेता हैं वो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को छोड़कर अब रवाना हो रहे हैं, मंत्रीगण भी और पीसीसी चीफ भी, लेकिन कोई भी ये बताने की स्थिति में नहीं कि बैठक में क्या हुआ। 3 घंटे जो मैराथन बैठक चली उसका क्या निष्कर्ष निकला। तो कुल मिलाकर बात यह है कि संगठन की रणनीति के साथ साथ कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई, और अब जो कुमारी शैलजा है वो रायपुर से दिल्ली जा चुकी है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, INH न्यूज रायपुर। इधर विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ भाजपा अब अटैकिंग मोड पर नजर आ रही है। मंगलवार को भाजपा कार्य समिति की बैठक में सरकार के खिलाफ आक्रामक रणनीति तैयार की गई। कार्य समिति की बैठक में शराब घोटाले पर सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर सीएम के इस्तीफे की मांग की गई। वहां बीजेपी ने अब चुनाव से पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों और किसानों के बीच बजाने का फैसला लिया है। विधानसभा चुनाव को अब करीब 5 महीने बाकी हैं। उसके पहले भाजपा जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आज 2000 करोड़ रुपए के कथित शराब घोटाले पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और सीएम के इस्तीफे की मांग की गई। भाजपा ने शराब घोटाला, चावल घोटाला और गौठान के मुद्दे के साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित में संग्रहण के केंद्रों में जन चौपाल लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा 2000 स्थानों पर 10 जून तक किसान चौपाल लगाएंगे। आज की बैठक में पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए इस्तीफे की मांग की है। 2000 करोड़ का शराब घोटाला, जिसमें ईडी ने इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड और रायपुर नगर के महापौर श्री एजाज डेबर के बड़े भाई को गिरफ्तार किया है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति ने आज एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है। किसान मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश पे 1 जून से लेकर के 10 जून तक किसान चौपाल आयोजन किया जाएगा, जो जगह जगह पर जाएंगे। 2000 स्थानों पर जाकर के 9 बिंदुओं पर जो चर्चा की जाएगी, किसानों के विषय को लेकर के निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मोदी जी के द्वारा जो किसानों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं और जो धान खरीदी को लेकर के जो झूठा मायाजाल ये कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, उस विषय को लेकर के हमारे किसान वर्ग को समझाने की दृष्टि से, उनके बीच में मंथन के दृष्टि से, चिंतन के दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निचले स्तर पर जाएंगे। प्रदेश सरकार के कथित घोटालों को मुद्दा बनाकर भाजपा सत्ता की राह तलाश रही है। यही वजह है कि वो चुनाव के पहले तमाम घोटालों को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। वही किसान चौपाल के जरिए किसानों को साधने की तैयारी है। बहरहाल इन प्रयासों को कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। स्वप्निल गोरखेड़े, INH 24/7 रायपुर। सीजीपीएससी की परीक्षा में टॉप 10 लिस्ट को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। पूरे मामले की जांच के लिए भाजपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को राजभवन पहुंचा। बीजेपी ने सीजीपीएससी की परीक्षा में घोटाले का आरोप लगाया है और जांच की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान भाजपा नेता गौरीशंकर अग्रवाल और परिजन भी वहां पर पहुंचे। छत्तीसगढ़ पीएससी अब एक संस्था नहीं है, ये भ्रष्टाचार का, कमीशनखोरी का और अपने परिवार के लोगों को पोषित करने का अड्डा बन चुका है। पिछले 4 साल से लगातार ये खेल खेला जा रहा है। टामन सिंह सोनवानी जी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ पीएससी ने अपनी विश्वसनीयता को समाप्त कर दिया है। सन 2019 से जो पीएससी में घोटाले चल रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं डेलीगेशन के साथ, और खुद मेरी बच्ची भी 2019 से पेपर दे रही है। मेरी बच्ची है, मैं जानती हूँ उसका टैलेंट।
तो उसके अनुसार मैं बता रही हूँ कि उन लोग का व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसमें बच्चे लोग बात करते रहते हैं। खैर हमारे बच्चे इस टाइप से नहीं बोलते, लेकिन वो दिखाती है मुझे कि मम्मी क्या बोलते हैं, इसमें ये वाले सीट को 75 लाख में बेचा जा रहा है, इस सीट को 25 लाख में बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चर्चित 2000 करोड़ के शराब घोटाला मामले पर कारोबारी अनवर ढेबर और नीतेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन और आबकारी विभाग के विशेष सचिव अरुणपति त्रिपाठी अभी 4 दिन और ईडी की रिमांड पर रहेंगे। कोर्ट ने 19 मई तक की रिमांड बढ़ा दी है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन 4 दिन की मंजूरी मिली है। 16 मई मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में कारोबारी अनवर ढेबर के मामले में सुनवाई भी हुई है। आरोपियों के पुनः रिमांड पर जाने को लेकर कांग्रेस ने दलील दी है कि ईडी को इस मामले में कुछ भी हाथ नहीं लगेगा और ये मामला कोर्ट में ट्रायल के दौरान नहीं टिकेगा। वक्त स्थिति उसके हिसाब से तो ईडी की कार्रवाई ही पूरी तरीके से दोषपूर्ण है। उसमें जो वास्तविक मुलजिम जिन्हें होना चाहिए उनको गवाह बनाया है, जो इनोसेंट लोग हैं उनको मुलजिम बनाया है। तो ये सारी चीजें कोर्ट के सामने बहुत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। जैसे ही ट्रायल चालू होगा ये सारी चीजें धाराशाही हो जाएंगी। ईडी के पास में कोई भी पुख्ता दलीलें नहीं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास को लोगों ने देखा है और सुना है, लेकिन धमतरी जिले के एक गांव में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निवास है। ये निवास इन दिनों इंटरनेट मीडिया में छा गया है और लोगों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, राज्य शासन के कर्जा माफी योजना के तहत ग्राम पंचायत भोयना के किसान बलराम देवांगन के 5 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ है और इस राशि से किसान ने अपने घर बनाने में लगाया है। वहीं अपने निर्माणाधीन मकान का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रखना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल में उनकी मौत हो गई। ऐसे में उनके जीवन की अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। मृतक के भाई अशोक कुमार देवांगन और परिवार के अन्य सदस्य अपने भाई की इच्छा को पूरी करने का निर्णय लिया और 3 कमरे के अधूरे मकान का निर्माण पूरा कराया और अपने भाई की इच्छा के मुताबिक घर का नाम भूपेश बघेल निवास कर दिया। इस मकान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक भी पहुंचा, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो को ट्वीट किया है और अशोक देवांगन के प्रति आभार जताया है और उनके मृत भाई स्वर्गीय बलराम देवांगन को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भूपेश बघेल की सरकार जब आई, अब वो कर्जा माफ हो तब मोर बड़े भाई की सोच बनी कि ये कर्जा माफ हो से पैसा के मैं भवन बनाऊं और 3 कमरा बनाऊं। ऐसे वो सोच बनी और 3 कमरा बनीस और बनाने ओकर सोच रही कि मैं बघेल निवास लिखाऊं। मैं ओम प्रकाश देवांगन, ग्राम भोयना, जिला धमतरी के रहने वाला। मोर पिताजी स्वर्गीय बलराम देवांगन माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सत्ता में आए के बाद हमारे 5 लाख कर्जा माफ करी से, जेकर ले मोर पिताजी की इच्छा रही से कि 3 कमरा बनाऊं और भूपेश बघेल जी के नाम दूं। इधर सक्ती जयजयपुर विधायक केशव चंद्रा थाने के सामने धरने पर बैठ गए। दरअसल विधायक केशव चंद्र के गृहग्राम भौतीडीह में 5 दुकानों का ताला तोड़ दिया गया और 4 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक मामले में शिकायत दर्ज की है, जिसको लेकर विधायक केशव और ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के साथ थाने के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए बैठ गए। यहां पर सभी ने 2 घंटे तक धरना दिया, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों पर ज्वाइंट FIR दर्ज की है। जी, मेरा गृहग्राम भौतीडी, जहां 5 दुकान का ताला टूटा और चोरी हुआ। कल 8:30 बजे जा करके थाने में उन्होंने जो है लिखित पे शिकायत किए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि शाम के 5 बजे तक किसी प्रकार का FIR दर्ज नहीं किया गया। मैं 2 घंटे तक थाने के सामने बैठा रहा। SDOP साहब आए और उनका भी बयान सुनकर के आश्चर्य हुआ। 1000 चोरी का हम क्या रिपोर्ट लिखेंगे, मतलब 1000 चोरी का उनके पास कोई महत्व नहीं है।
इधर मनेंद्रगढ़ में कुछ अधिकारी और विधायक का पिछले कई साल यहां के रेस्ट हाउस में स्थायी कब्जा हो गया है। जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब कभी किसी को गेस्ट को रेस्ट करने यहां आना होता है तो फिर आनन फानन में सामान शिफ्ट किया जाता है। सोनहत भरतपुर विधायक गुलाब कमरो एक कमरे में और उनके पीएसओ और ड्राइवर दूसरे कमरे में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि इसी रेस्ट हाउस के ठीक पीछे इन्हें शासकीय मकान मिला है। इसमें इनका परिवार रहता है। विधायक और उनके पीएसओ के अलावा 6 महीने से 2 डिप्टी कलेक्टर भी यहां के रेस्ट हाउस में कब्जा जमाए हुए हैं। इनमें प्रवीण भगत और एक महिला संयुक्त कलेक्टर का नाम भी शामिल है। महिला संयुक्त कलेक्टर की शादी के बाद रेस्ट हाउस के इस रूम पर जनसंपर्क अधिकारी ने अपना कब्जा जमा लिया है। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविकांत सिंह राजपूत ने। खड़ा हूँ वह नवीन जिला मनेंद्रगढ़ का जिला मुख्यालय का रेस्ट हाउस है, लेकिन अगर इसे परमानेंट हाउस कहा जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मेरे सामने आप जो एक कमरा देख रहे हैं, यह कमरा यहाँ से क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो ने बीते 4 साल से कब्जाए हुए रखा है। इसी तरह यहाँ पे सिर्फ जनप्रतिनिधियों का ही नहीं, अफसरों का भी कमरों में कब्जा नजर आता है। डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ प्रवीण भगत इस कमरे को कई महीनों से कब्जाए हुए हैं। उसके बगल में जो कमरा आप देख रहे हैं उसमें भी शासकीय अधिकारियों का कब्जा है। कुल मिलाकर जिला मुख्यालय बनने के बाद इस रेस्ट हाउस में अधिकतर कमरे कब्जाए हुए लगते हैं। रविकांत राजपूत, INS न्यूज, मनेंद्रगढ़। सक्ती पुलिस ने रतनपाली गांव में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी महिला ननकी नोनी केवट को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और घर के बाहर रखी हुई महुआ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इधर बलौदाबाजार के जिला चिकित्सालय में सिजेरियन से जन्मे नवजात शिशु के बाएं हाथ में 6 उंगली होने की वजह से 6वीं उंगली का मंगलवार को जिला चिकित्सालय की टीम ने सफल ऑपरेशन किया है। चूंकि शिशु नवजात था, जिसकी वजह से उसे बेहोश करना चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन डॉक्टरों की अनुभवी टीम ने मिलकर इस सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया और जनरल सर्जन डॉक्टर देवेश शर्मा ने बताया कि शिशु के हाथ में एक्स्ट्रा 6वीं उंगली होने की वजह से आने वाले समय में उसे चोट लगने का खतरा हो सकता था और इसी वजह से ऑपरेशन के बाद शिशु खतरे से बाहर है। कल एक सिजेरियन डिलीवरी के पश्चात एक बच्चे नवजात शिशु के बच्चे के में 6 उंगली पाई गई थी, जिसका हमने आज सफल ऑपरेशन किया है, जो जिला अस्पताल में बलौदाबाजार जिला अस्पताल में पहली बार हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एनेस्थेटिक निश्चेतना रोग विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे। बालोद जिले के वनांचल गांव खल्लारी के रहने वाले दुष्यंत कुमार का चयन डीएसपी के लिए हुआ है। उसने पीएससी में सफलता पाई है। दुष्यंत ने बालोद जिले में इतिहास रच दिया है, क्योंकि पीएससी की परीक्षा लगातार 3 बार पास कर डीएसपी पद पाने वाले वो जिले के इकलौते युवक हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर उनके